हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि एक स्टोर प्रोसीजर में हेडर सेक्शन को किस तरीके से ऐड किया जाता है ताकि उस स्टोर प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम हेडर सेक्शन में ऐड कर सकें, ताकि कोई भी नया यूजर आए तो उस स्टोर प्रोसीजर के बारे में उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसे पैरामीटर्स के बारे में पता हो सके, और या फिर उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है उसके बारे में पता हो, उसकी लास्ट रिवीजन हिस्ट्री क्या थी वो उसके बारे में हम पता कर सकें। तो मैंने यहाँ पे 2-3 ब्लॉग बनाए हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई नया यूज़र आता है स्टोर प्रोसेसर के अंदर तो उसे बेनिफिट होता है कि लास्ट किसने बनाया था, उसे किस पर्पज से बनाया था, कौन से पेज में यूज आ रहा है, उस पैरामीटर्स पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती है उस पैरामीटर्स के अंदर, उसका एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, उसके एग्जीक्यूशन में कोई पैरामीटर्स चाहिए तो उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो सकता है, उसको लास्ट टाइम किसने मॉडिफाई किया था। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना के ऐड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको स्टार्ट किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले नॉर्मली आप जैसे स्टोर प्रोसेसर को बनाते हैं वैसे ही आप स्टोर प्रोसेसर को क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद में एक कमेंट सेक्शन नीचे इस तरीके से ऐड करिए बिगिन से पहले, और उसके अंदर प्रोसीजर का एक हेडर सेक्शन बनाइए इस तरीके से। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, प्रोसीजर का एक नेम बनाइए कि इस प्रोसीजर का क्या नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है। अगर आप इस स्टोर प्रोसीजर को किसी ओल्ड रेफरेंस से बना रहे हैं, सपोज कोई लॉजिक आपने किसी ओल्ड रेफरेंस से लिया है, ओल्ड स्टोर प्रोसीजर से, तो आप यहाँ पे ओल्ड रेफरेंस के अंदर उस एसपी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है पेज नेम। इस स्टोर प्रोसीजर को कौन से पेज में आप यूज कर रहे हैं उसे भी आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो कोई भी यूज़र डायरेक्टली समझ जाएगा कि उस वेब एप्लीकेशन के अंदर या आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इस पेज के अंदर ये वाली स्टोर प्रोसीजर यूज में आ रही है। उसका पर्पज़ आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्टोर प्रोसीजर किस काम के लिए उस पेज के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट डिटेल्स लेके आता है तो टू गेट स्टूडेंट डिटेल लिस्ट। तो सिंपली ये स्टोर प्रोसीजर स्टूडेंट की डिटेल की लिस्ट लेके आएगा। लास्ट उसने किसने बनाया था, क्रिएटेड बाय लिख दीजिए फ्रेंड्स, क्रिएटेड डेट होना चाहिए उसके ऊपर कि कब बनाया गया था इसे, उसकी जीरा आईडी या टीएफएस आईडी, आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे जीरा और टीएफएस आईडीज होती है जो कि उस टास्क को मेंटेन करती है कि वो उस टास्क के रिलेटेड मैंने ये स्टोर प्रोसीजर बनाया था। तो आप उसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि कभी भी फ्यूचर में आप उसको ज़रूरत पड़े तो आप उसे बैक ट्रैक करके उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा है एक पैरामीटर डिटेल का सेक्शन दिया है। तो पैरामीटर डिटेल के सेक्शन में आप सिंपली जितने भी पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं उसके आप यहाँ पे यूजेस लिख सकते हैं नीचे। तो सपोज मैंने यहाँ पे मोड डिफाइन किया हुआ है पहला पैरामीटर, तो उसके अंदर मैंने लिखा है कि देयर इज ए टू मोड डिफाइन। पहला मेरे पास में ऑल, और सेकंड है मेरे पास में वन। ऑल के अंदर में क्या, वो सारे स्टूडेंट की डिटेल्स लेकर आएगा, तो वन के स्टूडेंट के अंदर वो एक स्टूडेंट की डिटेल लेकर आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये जो पैरामीटर बनाया है उसके लिए दो वैल्यूज है, वन एंड ऑल। उसी प्रकार सेकंड पैरामीटर है मेरे पास में स्टूडेंट एग्जिस्टिंग आईडी। तो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग आईडी के लिए मैंने पास में इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि आप इस तरीके से आप इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिटर्न मैसेज भी लिखा हुआ है कि सपोज आपको वैल्यू के साथ में वहाँ से कोई आउटपुट मैसेज रिटर्न करना है तो आप करवा सकते हैं इस आउटपुट पैरामीटर के अंदर। तो उसका भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है। उसके साथ में मैंने यहाँ पे रो काउंट का एक पैरामीटर एक और ले रखा है, जो जितने भी रो इफेक्टेड होते हैं उन रो का काउंट यहाँ पे दिखाने के लिए। तो जो भी पैरामीटर्स आप यहाँ पे लिखे उन सबको नीचे यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि वो पैरामीटर क्या है और उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या आने वाली है। थर्ड ब्लॉक बनाया है मैंने स्क्रिप्ट विथ सैंपल पैरामीटर्स। जब भी इस स्टोर प्रोसीजर को आप बनाते हैं तो इसे एग्जीक्यूट करना होता है एक बार चेक करने के लिए ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी नया यूजर आएगा, सपोज मैंने ये स्टोर प्रोसीजर पहले ही बना के रख दिया था, मैं कंपनी छोड़ के चला जाता हूँ, कोई नया बंदा आता है इस स्टोर प्रोसीजर पे काम करने के लिए, तो उसे उसके वैल्यूज पैरामीटर्स के वैल्यूज के बारे में नहीं पता होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है सैंपल पैरामीटर के साथ में, कि इस स्टोर प्रोसीजर को रन करने के लिए आपके पास में मोड होना चाहिए,
स्टूडेंट एग्जिस्टिंग आईडी होनी चाहिए, अगर आप ऑल है तो ब्लैंक डाल सकते हैं, रिटर्न मैसेज होना चाहिए और इफेक्टेड रो होने चाहिए, और आउटपुट पैरामीटर आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जीक्यूशन प्लान बना रखा है, तो चलिए इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रन किया है, तो आप फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में इस तरीके का एक डिटेल आया है। तो ये एक एग्जीक्यूशन सैंपल पैरामीटर्स है, ये आप इस स्टोर प्रोसीजर को कौन कौन से सैंपल पैरामीटर के साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा ही मैंने दूसरा एक और सैंपल पैरामीटर लिया है सिंगल रो के लिए, मैं इसे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये सिंगल रो स्टूडेंट वाइज डिटेल लेके आ रहा है। तो इस तरीके से आप सैंपल एग्जीक्यूशन पैरामीटर के साथ में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक और ब्लॉक बनाया है आपके लिए, रिवीजन हिस्ट्री का आप ब्लॉक बना सकते हैं। रिवीजन हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। बिजनेस का कभी कुछ रिक्वायरमेंट होता है, कभी कुछ नए रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं, तो लॉजिकली हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। तो उससे कैसे मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री का एक सेक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि लेटेस्ट फर्स्ट। जब भी आप कोई नया चेंजेस करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे एक चेंजेस किया था इस जीरा आईडी के लिए 4/9/23 को, तो मैंने यहाँ पे उसे ऐड भी किया है कि मैंने फैमिली आईडी को एक एलियास दिया था फैमिली। सपोज मेरे को आज कुछ और चेंज करना है, मुझे ये स्टूडेंट आईडी की जगह पे ओनली स्टूडेंट ही कॉलम का नाम रखना है, तो STUDENT ये चेंजेस मेरे पास में आए। तो मुझे इसे मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं रिवीजन हिस्ट्री ऐड कर देता हूँ। सपोज विकास ने चेंज किया, मॉडिफाइड डेट थी 05-09-2023। ये मैंने यहाँ पे MMDDYY के फॉर्मेट में लिखा है। सपोज जिस टास्क आईडी से मैंने ये चेंज किया है उस टास्क आईडी का आईडी ले लेता हूँ मैं। सपोज कोई भी टास्क आईडी है, उसके टास्क आईडी का मैंने जीरा आईडी या TFS आईडी का नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद में पर्पज क्या था, मैंने यहाँ पे चेंज किया है मेंबर आईडी, स्टूडेंट आईडी का एलियास चेंज किया है। तो चेंजेस इन स्टूडेंट आईडी विथ स्टूडेंट ओनली, मैंने ये चेंज किया। तो इस टिकट आईडी को मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम आए तो इस मॉडिफाई हिस्ट्री से आप पता कर पाए कि मैंने लास्ट टाइम इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर क्या चेंजेस किए थे। तो आप इसे इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरा एक लास्ट सेक्शन था जिसके अंदर आप रिवीजन, जैसे मैंने देखा है लेटेस्ट फर्स्ट, इट मीन्स कि जब भी आप चेंज करें तो जो लेटेस्ट है उससे आप टॉप पे रखें, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा इजीली रीडेबिलिटी रहेगी उसकी। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स एक हेडर सेक्शन ऐड कर सकते हैं कोई भी स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप इसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अपने स्टोर प्रोसीजर को यूजर्स के लिए। हमेशा आप एक कंपनी में रहे ये ज़रूरी नहीं है, तो आप बस नेक्स्ट कोई भी बंदा आए तो उसके लिए ये फॉर्मेट रेडी हो तो वो इजीली इस स्टोर प्रोसीजर को समझ सकता है। इसके बाद के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ट्राई कैच ब्लॉक होना चाहिए, अनकमिटेड होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक स्टोर प्रोसीजर को बेहतर तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इसे रोबस्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।